नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को अदालत में पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड में आरोपी का दावा, भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का दिया था आदेश। फिर बात करेंगे समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के 6 दिन बाद पूजा पाल का आया भावुक पोस्ट। पूजा पाल ने सपा को घेरते हुए अपनी सारी कहानी बताई। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब, बोले पीएम मोदी सौगात देने आ रहे हैं बिहार। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी 22 अगस्त को करेंगे बिहार और बंगाल का दौरा। 18,200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित तृतीय हिंदू गौरव दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटे तक रुके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने आज दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। बेटे निशांत ने बिहार सीएम के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के दावे का किया खंडन। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिखाया था गलत डेटा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव। क्लोज प्रोटेक्शन में तैनात रहेंगे सीआरपीएफ के जवान। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदला गया। अब जलालाबाद को परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा। भारत ने चीन के साथ लिपुलेख व्यापार समझौते पर नेपाल की आपत्ति को किया खारिज। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव से मिले एस जयशंकर। भारत रूस की साझेदारी को मजबूत करने पर बल। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। 20 अगस्त 2025 बुधवार को दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास सिविल लाइंस में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। इसके बाद आरोपी राजेश भाई खिमजी को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। वहीं अब खबर है कि गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। आरोपी राजेश को दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में आधी रात को पेश किया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर बुधवार सुबह साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान फरियादी बनकर आए एक युवक ने अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। आरोपी ने सीएम को कुछ पेपर दिए। इसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में आरोपी ने सीएम का हाथ और बाल पकड़े और उनके साथ धक्का मुक्की करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आरोपी ने सीएम को थप्पड़ भी मार दिया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने थप्पड़ मारने की बात से साफ इनकार किया, जिसके बाद आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप समझ गया। वहीं आरोपी की मां भानुबेन ने दावा किया कि उसका बेटा डॉग लवर था, यानी पशु प्रेमी है। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वहीं जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी पिछले 24 घंटे से सीएम रेखा गुप्ता के आवास की रेकी कर रहा था। उसने मंगलवार को सीएम के शालीमार बाग स्थित निजी आवास पर भी रेकी की थी। साथ ही पूछताछ के पहले दिन उसने चौंकाने वाला खुलासा भी किया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार राजेश ने बताया कि वह अपने घर पर शिव मंदिर बनाकर शिवलिंग की पूजा करता है। उसने दावा किया कि जब आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। उसके मुताबिक भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। राजेश ने दावा किया कि इसी संदेश के बाद वह सोमवार को अपने घर से उज्जैन पहुंचा और वहां भी उसे फिर से दिल्ली जाने का निर्देश मिला। पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेश खिमजी ने बताया कि उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कुत्तों को दिल्ली से बाहर ना करने की अपील की थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने उसकी बात अनसुनी कर दी तो उसने उन पर हमला कर दिया। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी के पास से उसका मोबाइल फोन, आधार व बाकी कागजात बरामद कर लिए हैं। इस बात का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वह किसी सियासी साजिश का हिस्सा तो नहीं। उसके साथ कौन कौन दिल्ली आया, उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा
और कड़ी कर दी गई है। वहीं दिल्ली सीएम ने हिंदी में एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मुझ पर हुआ हमला सिर्फ मुझ पर हमला नहीं था, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता के कल्याण के हमारे संकल्प पर एक कायराना हमला था। स्वाभाविक रूप से इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध करती हूँ, वो मुझसे मिलने आकर खुद को कष्ट न दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया और अपनी पोस्ट में कहा, मैं आपके अपार प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा पोस्ट लिखते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। इसी के साथ उन्होंने अपनी पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने बताया, शादी के 9 दिन बाद ही उनके विधायक पति राजीव पाल को अतीक अहमद और अशरफ ने मरवा दिया था। किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह विधवा ना बने। पूजा पाल ने बताया, उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा कलेवर ही बदल दिया है, वह अपनी नई चादर ओढ़ने जा रही है। उसे अब माफियाओं का दाग धब्बा नहीं चाहिए, मगर सपा का माफिया इसने फिर जाग गया। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के 6 दिन बाद। दरअसल पूजा पाल को हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया था। पूजा पाल ने विधानसभा में माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। पूजा पाल ने इस दौरान कहा था कि योगी सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। इसके कुछ देर बाद ही पूजा पाल को सपा ने पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर पूजा पाल ने लिखा, मेरी शादी राजू पाल जी से हुए मात्र 9 दिन ही हुए थे। विधायक राजू पाल जी की 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद और अतीक का छोटा भाई अशरफ ने बड़े निर्मम तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। तब तक गोली चलाते रहे जब तक राजू पाल जी के शरीर से प्राण नहीं निकल गए। पूजा पाल ने आगे लिखा, इस घटना से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस घटना ने जो मुझे दर्द दिया, इस दर्द की पीड़ा को एक अरसे लेकर मुझे लगा कि इसे किसी दूसरी महिला को इस तरह की पीड़ा ना मिले और कोई दूसरी महिला पूजा पाल की तरह विधवा ना बने। मैं इसलिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आई। इस दौरान पूजा पाल ने बताया कि उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए गए और हत्या की साजिश भी रची गई, लेकिन मैंने कभी माफिया अतीक का समर्थन ही नहीं किया। पूजा पाल ने आगे लिखा, मेरी यात्रा में जो मेरे क्षेत्र का माफिया था, जिन्हें समाजवादी पार्टी संरक्षण देती थी, एक समय मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा कलेवर बदल लिया है। जो अपनी नई चादर ओढ़ने जा रही है, उसे माफिया का दाग धब्बा नहीं चाहिए। मैं इस आशा विश्वास के साथ एक समय पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गई। मुझे लगा अब ये समाजवादी पार्टी पुरानी समाजवादी पार्टी से भिन्न है। पूजा पाल ने आगे बताया, मगर फिर 2023 में प्रयागराज में एक हत्या होती है। वो हत्या उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में शासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था। उन्होंने तुरंत ऐसे कृत्य करने वाले अपराधी का एनकाउंटर करवा दिया। फिर धीरे धीरे मुझे समाजवादी पार्टी के माफिया स्नेह और आशा से मुझे चोट पहुंचती रही। पूजा पाल ने आगे लिखा, कुछ महीनों बाद एक ऐसा समय आता है जहां भाजपा को एक वोट की जरूरत होती है। मेरे राजनीतिक सहयोगी द्वारा मुझसे एक वोट के सहयोग की बात रखते हैं। मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा, जिस लड़ाई के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा, न्याय पाने के लिए दर बदर भटकती रही, उसी बीच मुझे जैसी विधवा महिला को न्याय मिला। पूजा पाल ने आगे लिखा, मैंने अपना एक वोट जो राज्यसभा में देने का काम किया, यह वोट पीड़ित विधवा की तरफ से था। ये वोट उन उत्तर प्रदेश की उन हजारों माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों और उन अनाथ बच्चों के हिस्से का था जिनका इस वोट में अधिकार था। उन पीड़ित परिवारों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद था। पूजा पाल ने आगे लिखा, चंद दिनों पहले विधानसभा में जो कुछ बोला उसको राजनीतिक नजरिए से न देखा जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, इस पर राजनीति गर्मासी गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार को सौगात देंगे। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। निशांत कुमार ने कहा, इसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, रोजगार, आरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
दरअसल विपक्षी दलों की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। इस पर निशांत कुमार ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ है, पूरी तरह फिट हैं और लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष केवल झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहता है। विपक्ष की ओर से निकाली जा रही वोट अधिकार यात्रा को लेकर भी निशांत कुमार ने बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, यह पूरी तरह चुनाव आयोग का विषय है, इस पर वही फैसला करेंगे और कौन क्या कर सकता है। विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर निशांत ने सकारात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आते भी हैं और बिहार को देते भी हैं। उनका हर दौरा बिहार के लिए नई योजनाएं और विकास के नए रास्ते खोलता है। निशांत कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों में बिहार में लगातार विकास हुआ है। शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, आरक्षण की सुविधा दी गई और आने वाले दिनों में भी शिक्षकों की नई बहाली की जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। विकास की यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं और तेज होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।